हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 8th क्लास के स्टूडेंट्स ब्रिज कोर्स से ही करते चले आ रहे हैं। और अब 1.5 महीने तक का लगभग 20 जून या 28 जून के बाद आपकी न्यू पूर्वी आएगी। हालांकि जो उसका ऊपर का कवर पेज है और जो चैप्टर्स हैं वो बहुत सारी वीडियोस में दिए हुए हैं। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश ब्रिज कोर्स 2025 में पोअम क्लाउड प्ले का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि वीक 4 का वर्क है। सारे के सारे चैप्टर्स को 6 वीक में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं 3 वीक का वर्क आपको दे चुकी हूँ और अब मैं आपको जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। वीक 4 का सारा वर्क डिस्कस करने जा रही हूँ। नाउ देखिए, आ जाइए, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आइए इन एक्टिविटीज़ को करें पढ़ने से पहले। राइट द वर्ड्स यू एसोसिएट विद क्लाउड्स। आप उन शब्दों को लिखिए जो कि क्लाउड से संबंधित, एंड शेयर द रीज़न ऑफ चूजिंग दोज वर्ड्स। और उनके कारण भी बताइए कि आपने इन वर्ड्स को क्यों चुना। अपने क्लासमेट और अपने टीचर्स के साथ आप उसे शेयर कीजिए। नाउ नंबर 2 क्वेश्चन है, क्लाउड्स मेक पैटर्न्स अप इन द स्काई। और जो बादल होते हैं वो आसमान में आकार बनाते हैं। व्हाट पैटर्न्स हैव यू नोटिस्ड। आपने आसमान में कौन कौन से पैटर्न्स को देखा है। व्हाट डज इट मेक यू फील। ये पैटर्न, ये आकार आपको क्या महसूस कराते हैं। शेयर द डिटेल्स विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। आप इन डिटेल्स को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 1 है वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रीजंस। इसके कि जो वर्ड्स क्लाउड्स के साथ में, बादलों के साथ एसोसिएटेड हैं, संबंधित हैं, और उनके रीज़न कि ये शब्द आसमान से संबंधित क्यों हैं। फ्लफ़ी, क्लाउड लुक लाइक कॉटन बॉल्स। फ्लफ़ी का मतलब फूला हुआ। बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि सूती कपड़ों की जस्ट लाइक कॉटन बॉल्स, सूती कपड़ों की बॉल। फ्लोटिंग, दे सीम टू मूव एंड ड्रिफ्ट। फ्लोटिंग का मीनिंग ऐसा लगता है जैसे वे हिल रहे हैं और बह रहे हैं। शेप्स, दे मेक टेक डिफरेंट शेप्स लाइक एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। वह अलग अलग तरह के शेप ले लेते हैं जैसे जानवर या फिर कोई चीज़। क्लाउड पैटर्न एंड फीलिंग, क्लाउड्स पैटर्न एंड फीलिंग्स, क्लाउड के आकार और उनकी हमारी भावनाएं। क्लाउड लुक लाइक एनिमल्स ब्रश स्ट्रोक्स। क्लाउड जो है वो दिखते हैं बिल्कुल एनिमल्स की तरह, और ऐसा लगता है जैसे कि किसी ब्रश से हमने कुछ हल्का सा स्ट्रोक कर दिया हो। फ्लफ़ी लगते हैं, क्लाउड्स लुक लाइक स्नो माउंटेन। बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि बर्फ़ के पहाड़। लुक लाइक वेव्स, बिल्कुल लहरों की तरह लगते हैं। डिफरेंट फीलिंग्स आर, हमारी इनको देख के ये फीलिंग्स क्यों होती है। वी बिकम क्यूरियस अबाउट शेप्स, हम उनकी शेप्स को देखकर, आकार को देख के उनके बारे में उत्सुक हो जाते हैं। वी स्टे काम, हम शांत हो जाते हैं। एंड स्टिल, हम शांत और स्थिर हो जाते हैं। एज देयर स्लो मूवमेंट गिव रिलीफ, क्योंकि उनकी धीमी चलने वाली गति हमें आराम देती है। इट मेक्स क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, ये हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा सृजनात्मक बनाते हैं और बहुत ज़्यादा कल्पनाशील बनाते हैं। नाउ थर्ड है, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपको पैराग्राफ पढ़ना है और जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको उनके मीनिंग के साथ मैच करना है, जो कि बॉक्स में दिए हुए हैं। देखिए, बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो है क्लैप लाउडली, शेपिंग, ट्विस्ट अराउंड, स्मॉल एरिया, मूव स्लोली इन एनी डायरेक्शन, स्माइलिंग ब्रॉडली। ओके, तो यहाँ पर देखिए देखिए, वेन एवर आई गो टू द पार्क ऑन विंडी डेज, जब मैं हवा भरे दिनों में पार्क में जाती हूँ, आई सी चिल्ड्रन मोल्डिंग पेपर। नंबर 1 है मोल्डिंग पेपर टू क्रिएट देयर मॉडल एयरप्लेन्स। मोल्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आकार देना। तो यहाँ से कौन सा वर्ड हमारे लिए बिल्कुल सही है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, शेपिंग, मोल्डिंग का आ जाएगा शेपिंग। मैंने सारे आंसर नीचे भी दिए हुए हैं, तो फर्स्ट में आ जाएगा शेपिंग पेपर टू क्रिएट देयर मॉडल एयरप्लेन्स। अपने हवाई जहाज़ों को बनाने के लिए वह कागज़ों को, मैंने बच्चों को देखा है कागज़ों को आकार देते हुए। ईच ऑफ देम स्टैंड्स ऑन देयर ओन
हर कोई खड़ा होता है अपनी अपनी जगह पर। पैच ऑफ ग्राउंड का मीनिंग स्मॉल एरिया। अपने ऑन स्मॉल एरिया, अपने छोटे छोटे जगहों पर खड़े होते हैं। एंड आई सी देम ग्रीनिंग, और मैं उन्हें हंसते हुए देख सकता हूँ। ग्रीनिंग का मीनिंग यहाँ हो जाएगा स्माइलिंग ब्रॉडली, उन्हें बहुत ज़्यादा मुस्कुराते देख सकता हूँ। प्राउडली, गर्व से, वॉचिंग देयर प्लेन्स फ्लाई हाई, और वह जब अपने हवाई जहाज़ों को ऊंचा उड़ता देखते हैं तो वह हंसते हैं और गर्व से फूल जाते हैं। द विंड, देखिए द विंड स्वेल्स का मीनिंग होता है गोल गोल घुमाना, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 4 ट्विस्ट अराउंड। ओके, फिर आ जाइए। स्वर्ल का मीनिंग होता है गोल गोल घुमाना। ट्विस्ट अराउंड, मेकिंग दैम फ्लोट ग्रेसफुली, और उनको बड़ी शान से तैराते हैं थ्रू द एयर, हवा के जरिए। समटाइम्स अ क्राउड गैदर्स नियर बाय, कभी कभी भीड़ आसपास इकट्ठी हो जाती है। एंड बिगिंस टू क्लैप लाउडली, और 5 में आ जाएगा अपलॉड की जगह क्लैप लाउडली, तेज तेज ताली बजाते हैं। एज सम ऑफ द प्लेन्स डाइव, जैसा कि कुछ जहाज गोते लगाते हैं। वाइल द अदर्स जस्ट, जबकि दूसरे जहाज ड्रिफ्ट स्लोली का मतलब होता है मूव्स स्लोली इन एनी डायरेक्शन, धीमे धीमे किसी भी दिशा में जो है वो तैरते रहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस, मैच द मेन आइडियाज 1 to 13 गिवन बिलो टू ईच कपलेट ऑफ द पोएम। देखिए आपको यहाँ पर जो कपलेट क्या होता है, कपलेट जो होता है आपको 1 से 13 जो है वो मेन आइडियाज़ दिए हुए हैं, और आपको हर एक आइडिया को पोअम के कपलेट के साथ मैच करना है। ठीक है, तो कपलेट क्या होता है? कपलेट इज अ पेयर ऑफ लाइन्स ऑफ पोइट्री ऑफ इक्वल लेंथ। कपलेट होता है कविता की वो लाइनें, 2 लाइनें होती हैं जो कि बराबरी की लंबाई की होती हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी लाइन आती है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ, द क्लाउड्स मूव क्विकली अक्रॉस द स्काई फ्लोटिंग अवे एज द सॉन्ग एंड्स। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पर देखिए आप बेटा, यहाँ पोअम की सारी लाइनें दी हुई हैं, 13 दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नंबर 1 से मैच करती है। एवरी डे नाइटली द क्लाउड्स गेट टुगेदर, दे ऑल फ्लोट विद ईज सिंस दे आर लाइट एज अ फेदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें नंबर 2 लाइन जो है वो इसे मैच करती है। एवरी नाइट द क्लाउड्स गैदर एंड फ्लोट टुगेदर इन द स्काई, हर रात को जो है बादल इकट्ठे होते हैं और एक साथ आसमान में तैरते हैं। अब देखिए कपलेट नंबर 2, दे फॉर्म इनटू शेप्स लाइक अ मैन मोल्डिंग क्ले एंड दे लाफ एट ईच अदर बिकॉज दैट इज हाउ दे प्ले। तो इसके साथ जो मैच करती हैं लाइन वो है, द क्लाउड शेप देमसेल्स इनटू डिफरेंट फॉर्म्स एंड प्लेफुली लाफ एट ईच अदर। नंबर 7 इससे मैच करता है। कपलेट है, पोम की लाइंस हैं, द विंड स्विल्स अराउंड एंड इट सेट्स देम ऑफ स्पिनिंग वाइल द मून कीप्स एन आई ऑन देम कॉन्स्टेंटली ग्रीनिंग। इससे नंबर 4 जो इसमें दी हुई है क्वेश्चन में, नंबर 4 इससे मैच करती है। द विंड स्पिन्स द क्लाउड्स वाइल द मून वॉचेस ओवर देम स्माइलिंग, हवा इन बादलों को घुमाती है जबकि चांद इनको मुस्कुराते हुए देखता है। Now couplet number 4, and the stars start to twinkle and whistle a tune which never gets old for the ocean and moon। यहाँ पर नंबर 9 लाइन जो है वो इससे मैच करती है। द स्टार्स ट्विंकल एंड विसल अ ट्यून, स्टार्स जो है वो टिमटिमाते हैं और एक धुन की सीटी बजाते हैं। दैट डिलाइट्स बोथ द ओशन, जो कि खुश करते हैं दोनों को, समुद्र को भी और चांद को भी। अब पोएम की लाइन्स हैं, द वेव्स अपलॉड लाउडली बाय क्रैशिंग द शोर वाइल द ट्रीज ग्रो अप हायर टू लिसन सम मोर। नंबर 12 इससे मैच करती है लाइन, द वेव्स क्रैश ऑन द शोर, जो लहरें हैं किनारे पे आकर टकराती हैं, क्लैपिंग ताली बजाती हैं। वाइल द ट्रीज ग्रो टॉलर टू लिसन, जबकि पेड़ और ऊंचे हो जाते हैं उन्हें सुनने के लिए। कपलेट नंबर 6, if you wander outside and you look up by chance, you may catch the clouds in the midst of their dance। तो लाइन नंबर 13 जो दी हुई है क्वेश्चन में, इफ़ यू हैपन टू लुक अप, अगर आप ऊपर देखते हैं, यू माइट कैच द क्लाउड्स इन द मिडल, आप बादलों को बीचों बीच पकड़ लेंगे। ऑफ देयर प्लेफुल डांस, वह बहुत ही खेलते हुए नाचते हुए आप उन्हें पकड़ लेंगे। नाउ कपलेट नंबर 7,
You have to be quick because clouds move along and they float through the sky at the end of the song. इससे कौन सा नंबर 1 लाइन मैच करती है? द क्लाउड्स मूव क्विकली अक्रॉस द स्काई, बादल जल्दी से आसमान में जाते हैं, फ्लोटिंग अवे एज द सॉन्ग एंड्स, और वह तैरते हैं जब तक गाना ख़त्म होता है। कपलेट है नेक्स्ट नंबर 8 कपलेट है इसका, पोम का नंबर 8 जो 2 लाइन्स हैं। दे ड्रिफ्ट ऑल डायरेक्शंस दिस वे एंड दैट, द फ्लफी क्लाउड्स, ड्रूपी क्लाउड्स, स्किनी एंड फैट। इससे कौन सी लाइन मैच करती है? द क्लाउड्स ड्रिफ्ट इन ऑल डायरेक्शंस इन वेरियस शेप्स, जो बादल हैं वह बहते हैं सभी दिशाओं में अलग अलग आकारों में। कपलेट कौन सा है? नंबर 9 आ जाइए। And when each of them settles in its own patch of sky, they are sad that it is over and some of them cry. नंबर 8 जो है लाइन मैच करती है इससे। आफ्टर दियर डांस, अपने नाच के बाद, द क्लाउड सेटल इनटू देयर ओन पार्ट्स ऑफ द स्काई, जो बादल हैं वे अब आसमान में अपनी अपनी जगह पर शांत हो जाते हैं। फीलिंग सैड, दुखी होते हैं, शेडिंग टीयर्स, और आंसू बहाते हैं। नाउ कपलेट नंबर 10। A tear from a cloud is not like yours or mine. It falls from the sky in a very straight line. नंबर 11 मैच करती है इससे। द क्लाउड्स टीयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन टीयर्स, बादलों के जो आंसू होते हैं मनुष्य के आंसू से अलग होते हैं। फॉलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इनके आंसू सीधी लाइन के रूप में गिरते हैं, बारिश के रूप में गिरते हैं। नाउ कपलेट नंबर 11, 2 लाइनें जो 11 नंबर हैं पोम की। इट वेट्स ऑल द ग्रास एंड इट स्प्लैशेस द लेक्स and the mount animals love all the sounds that it makes. नंबर 5 लाइन मैच करती है। The rain nourishes the earth, बारिश पोषण करती है धरती का। by splashing on it, इस पर छींटे डालकर, and creates sound that animals enjoy, आवाज़ करती है जिससे कि जानवर खुशियाँ मनाते हैं। कपलेट नंबर 12। we know those tears by their other name rain, if you ask me that word is entirely too plain. द रेन इज़ नोन एज द क्लाउड्स टीयर, बारिशों को हम बादलों के आंसू के रूप में भी जानते हैं। दो द पोइट फाइंड्स द वर्ड रेन टू सिंपल, हालांकि पोइट को रेन वर्ड बहुत सिंपल साधारण लगता है। नाउ लास्ट कपलेट पर आ जाइए। सो रिमेंबर द टेक्स्ट नेक्स्ट टाइम, द क्लाउड्स क्राई एट नाइट, द डांस इज नाउ ओवर एंड इट्स टाइम टू स्लीप टाइट। और इससे नंबर 10 मैच करती है। व्हेन द क्लाउड्स क्राई एट नाइट, जब बादल रात में रोते हैं, इट सिग्नल्स द एंड ऑफ देयर डांस, ये हमें निर्देश देता है कि उनके डांस का अंत हो गया। एंड टाइम फॉर रेस्ट, और अब आराम करने का समय है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेक्टली। हु डू यू थिंक इज द स्पीकर इन द पोअम? आपको क्या लगता है कि इस पोअम में बोलने वाला कौन है? डज द स्पीकर्स व्यू अबाउट क्लाउड्स मेक यू लाइक देम? क्या जो स्पीकर का व्यू है क्लाउड के बारे में, क्या आपको भी वो क्लाउड की तरह बनाता है? नाउ आई थिंक द स्पीकर इन द पोअम इज़ अ चाइल्ड। मुझे लगता है कि इस पोअम में जो बोलने वाला है वो या तो एक बच्चा है और समवन हु इज़ नेचर लवर, या फिर कोई ऐसा है जो कि प्रकृति से प्यार करने वाला है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स द क्लाउड एज प्लेफुल एंड फुल ऑफ लाइफ। जो स्पीकर है वो बादलों को बड़ा ही खेलने वाला और ज़िंदगी से भरपूर डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। येस द स्पीकर्स व्यू मेक्स मी लाइक द क्लाउड। हाँ, स्पीकर का जो विचार है वो मुझे बादलों की तरह बनाता है। बिकॉज इट शोज़ देम फ्रेंडली एंड लाइवली लाइक ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये बादलों को बहुत ही मित्रतापूर्ण और बहुत ही संजीदा, जैसे कि मनुष्य होता है बिल्कुल ठीक वैसा ही बनाता है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिकअप करनी है। 2 स्टेटमेंट कौन सी है? द पोअम इज स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स। जो पोअम है वो कपलेट्स की 2-2 लाइनों की फॉर्म में है। द पोअम इज मेड अप ऑफ 4 लाइन स्टेंजा, और ये पोअम 4-4 लाइन के स्टेंजा में, जिसे क्वाट्रेन्स कहते हैं, उसमें बनी है। तो पहला सही है, द पोअम इज स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स। ये जो पोअम है इसकी संरचना कपलेट के आकार में दी है। बेटा कपलेट शेर को भी कहते हैं। शेर क्या होता है? शेर व शायरी जो होती है उसे कहते हैं। ईच स्टेंजा हैज़ 2 लाइन्स, हर एक स्टेंजा में 2 लाइनें हैं। दैट शोज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कपलेट्स नॉट क्वाट्रेन, और ये कपलेट का आकार बताती है, ना कि क्वाट्रेन का। ना फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ऑप्शंस जो ब्रैकेट में दिए हैं उनको चूज कर फिलअप करना है। द टोन ऑफ द पोअम शिफ्ट फ्रॉम, ये जो पोअम की टोन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहाँ जाती है? प्लेफुल से थॉटफुल पर।
खेलते खेलते हुए ये अचानक से विचारशील हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए, द क्लाउड्स आर गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज इन द पोअम। क्लाउड्स को मनुष्य की तरह गुण दिए गए हैं इस पोअम में। एज दे डांस एंड शेड टीयर्स, कि वे नाचते और आंसू बहाते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मैं आपको बता दूं, क्लाउड प्ले के अंदर पर्सोनिफिकेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी पिकअप कर सकते हैं। शेयर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोअम, आपको पर्सोनिफिकेशन के दूसरे एग्जाम्पल लेने हैं। देखिए, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन, दे लाफ एट ईच अदर बिकॉज दैट इज हाउ दे प्ले। देखिए, वे एक दूसरे पर हंसते हैं क्योंकि यही वह तरीका जिस तरह वे खेलते हैं। तो हंसता कौन है? ह्यूमन बीइंग। खेलता कौन है? ह्यूमन बीइंग। इसीलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का है। द मून कीप्स एन आई ऑन देम, चांद उनके ऊपर अपनी नज़र रखता है। कॉन्स्टेंटली ग्रीनिंग, लगातार मुस्कुराता है। चांद को मनुष्य की तरह कहा गया है। चांद जो है वो मनुष्य की तरह बादलों पर नज़र रखता है और मुस्कुराता है। द स्टार्स स्टार्ट टू ट्विंकल एंड विसल अ ट्यून, जो तारे हैं वे लगातार टिमटिमाते हैं और सीटी बजाते हैं। द वेव्स अपलॉड लाउडली बाय क्रैशिंग द शोर, और जो लहरें हैं वे ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाती हैं किनारों से टकरा कर। तो यहाँ पर जो लीव्स है, स्टार्स है, मून है, ये सभी की जो एक्टिविटी है ह्यूमन बीइंग की तरह है, इसीलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन के हैं। आइडेंटिफाई 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन, आपको 3 एग्जाम्पल्स एलिट्रेशन के लेने हैं। एलिट्रेशन में क्या होता है कि सेम कॉन्सोनेंट रिपीट होता है। देखिए, डज सच एलिट्रेशन क्रिएट अ सेंस ऑफ म्यूजिकल रिदम और अ क्वाइट मूड, क्या ये एलिट्रेशन एक तरह का संगीत के नोट, संगीत का सुर, लय, ताल क्रिएट करते हैं या फिर क्वाइट मूड बनाते हैं। 3 एग्जाम्पल्स लीजिए। देखिए, स्टार्स, स्टार एस और एस से शुरू, द ट्रीज टी से शुरू, टाइम टू स्लीप टाइट टी और टी से शुरू। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन के। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर यहाँ डज सच एलिट्रेशन क्रिएट अ सेंस ऑफ म्यूजिकल रिदम और अ क्वाइट मूड, यहाँ आंसर आएगा येस, सच एलिट्रेशन क्रिएट अ सेंस ऑफ म्यूजिकल रिदम। क्वाइट मूड नहीं बनाते, ये म्यूजिकल रिदम बनाती है। तो आप यस में आप जवाब दे सकते हैं। ये जवाब में लिखना। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सेलेक्ट एनी 4 फ्रेजेस और लाइन्स फ्रॉम द पोअम, आपको 4 फ्रेजेस या लाइन पोअम की लेनी है, चुननी है। दैट मेक द सीन्स डिस्क्राइब्ड इजी टू इमेजिन, जो कि सीन को डिस्क्राइब करती हैं और कल्पना करना जिसमें आसान होता है। सच माइंड पिक्चर्स आर कॉल्ड इमेजरी, ऐसी दिमाग की तस्वीरों को इमेजरी कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी क्या है? दे फॉर्म इनटू शेप्स लाइक अ मैन मोल्डिंग क्ले। Number 2, the waves applaud loudly by crashing the shore. Number 3, they drift all directions this way and that. और फिर उसके बाद है a tear from a cloud is not like yours or mine. जो टीयर्स होता है क्लाउड के, वो मेरी और आपकी तरह नहीं होते। इट फॉल्स फ्रॉम द स्काई इन अ वेरी स्ट्रेट लाइन, एक ये भी इमेजरी है। ठीक है। नंबर 7, आइडेंटिफाई 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली इन द पोअम, आपको 2 एग्जाम्पल सिमिली के लेने हैं पोअम के अंदर से। एंड स्टेट व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड एंड द कॉमन क्वालिटी इन ईच, आपको बताना है कि क्या किससे कंपेयर किया जा रहा है और कॉमन क्वालिटी क्या है। दे फॉर्म इनटू शेप्स लाइक अ मैन मोल्डिंग क्ले, दे फॉर्म इनटू शेप्स, यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं उनकी कंपैरिजन मिट्टी के जो मोल्डिंग होती है, मिट्टी के जो आकार दिए होते हैं उनसे किए जा रहे हैं। लाइक अ मैन मोल्डिंग क्ले, जैसे कि मनुष्य मिट्टी से कोई ना कोई आकार देते हैं, बिल्कुल उनसे इनकी कंपैरिजन की जा रही है। लाइट एज अ फैदर, और इतने हल्के हैं जैसे पंख, तो बादलों की कंपैरिजन किससे की जा रही है? पंखों से। ना 2 एग्जाम्पल हो गए। कंप्लीट द पैराग्राफ बाय अनजम्बलिंग द स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स, आपको ये पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट जो है अनजम्बलिंग द स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स, इसमें 2 वर्ड्स जो स्क्रैम्बल दिए हुए हैं, आगे पीछे वर्ड अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। द लाइन यू मे कैच द क्लाउड्स इन द मिडस्ट ऑफ देयर डांस, और एक लाइन है कि आप बादलों को पकड़ सकते हैं उनके डांस के बीचों बीच। कंटेन्स अ मेटाफर, इसमें एक मेटाफर है। द क्लाउड्स आर कंपेयर टू, यहाँ पर क्लाउड्स को किससे कंपेयर किया? देखिए, जो वर्ड है ना वो स्क्रैम्बल्ड करके दिया हुआ है, आगे पीछे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सजेस्टिंग दैट दे आर मूविंग ग्रेसफुली एंड प्लेफुली, गिविंग अ, फिर उसके बाद स्क्रैम्बल्ड वर्ड है।
The line "You may catch the clouds in the midst of their dance" contains a metaphor. The clouds are compared to dancers. जो पहला यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना SCRDEAN, ये उल्टे सीधे करके जो है वो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, तो ये अल्फ़ाबेट्स करेक्ट बनेगा dancers. The clouds are compared to dancers, suggesting that they move gracefully and playfully as if giving a, यहाँ पर ये जो MNEEOA दिया हुआ है ये करेक्ट वर्ड बनेगा परफॉर्मेंस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आ जाइए. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आपको एक्सट्रैक्ट पोएम का पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनको आपको लिखना है. दे ड्रिफ्ट ऑल डायरेक्शंस, वे सभी दिशाओं में बहती हैं. दिस वे एंड दैट, इस ओर या उस ओर. द फ्लफी क्लाउड्स, फूले हुए बादल. ड्रूपी क्लाउड्स, कंधे झुके बादल. स्किनी एंड फैट, मोटे चमड़ी लटकते और मोटे बादल. एंड व्हेन ईच ऑफ देम सेटल्स इन इट्स ओन पैच ऑफ स्काई, और जब ये बादल सभी आसमान में अपनी अपनी स्थान पर बैठ जाते हैं. दे आर सैड एंड दैट इज़ ओवर, वे दुखी हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया. एंड सम ऑफ देम क्राई, और उनमें से कुछ रोते हैं. Complete the following sentences with a suitable reason. We can refer to the clouds as excited or restless because, देखिए सबके आंसर मैंने यहाँ दिए हुए हैं. We can refer to the clouds as excited, हम क्लाउड्स की ओर इशारा करके कहते हैं कि ये उत्तेजित हैं या बेचैन हैं, क्योंकि यहाँ आइए क्योंकि दे ड्रिफ्ट इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट स्टेइंग इन वन प्लेस, क्योंकि ये सभी जगहों पर इधर उधर दौड़ते रहते हैं बजाय एक स्थान पर रुकने के. नंबर 2, स्टेट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. आपको इसमें से 2 कॉन्ट्रास्ट करते हुए एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड आपको लेने हैं. फ्लफी एंड ड्रूपी, फूला हुआ या फिर बिल्कुल गिरा हुआ. स्किनी एंड फैट, बिल्कुल पतला दुबला या फिर मोटा. ठीक है, ये 2 वर्ड्स एक दूसरे के सब ऑपोजिट हैं जो पोम में आए हैं. कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन. इस सेंटेंस को करेक्ट ऑप्शन लगाकर सही करना है. द वर्ड सेटल्स इन द लाइन एंड व्हेन ईच ऑफ देम सेटल इन इट्स ओन पैच ऑफ स्काई रेफर्स टू. तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए स्टॉप्स मूविंग, इसका आंसर है स्टॉप्स मूविंग. नाउ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट माइट बी द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर द सैडनेस ऑफ द क्लाउड्स. बादलों की दुखी का सबसे जो है वो उपयुक्त कारण क्या हो सकता है. आइए, द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर द सैडनेस ऑफ द क्लाउड इज़ दैट, सबसे ज़्यादा जो लाइकली संभावना से भरा हुआ कारण है बादलों की दुखी होने का वो है दैट दे आर जॉयफुल एंड प्लेफुल टाइम इन द स्काई हैज़ एंडेड, कि उनका खुश होने का खेलने का जो समय है आसमान में वह समाप्त हो गया. दे रिटर्न टू देयर क्वाइट प्लेसेस, वे अपने शांत जगहों पर वापस आ जाते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देखिए, how do the wind, moon and stars contribute the playful atmosphere in the poem. जो आसमान के अंदर बादल खेल जैसा वातावरण बना रखा है, उनमें हवा, चांद और तारे कैसे योगदान देते हैं. देखिए आइए, द विंड स्विर्ल्स द क्लाउड्स एंड मेक देम स्पिन. हवा बादलों को गोल गोल घुमाती है और उन्हें नचाती है, गोल गोल नचाती है. द मून वॉचेस देम विद अ ग्रिन. चांद बादलों को मुस्कुराते हुए देखता है. द स्टार्स ट्विंकल एंड विसल ट्यून. तारे जो है वो ट्विंकल करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं और एक धुन को सीटी के रूप में बजाते हैं. दे क्रिएट म्यूज़िक फॉर द डांस, और यह संगीत के लिए जो है वो संगीत डांस के लिए, नाच के लिए म्यूज़िक को क्रिएट करती हैं. नंबर 2 पे आइए. हाउ डज द पोएम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन टीयर एंड अ क्लाउड्स टीयर. ये जो पोइट है वो कैसे अंतर बनाते हैं मनुष्य के आंसुओं में और बादलों के आंसुओं में. द पोइट एक्सप्लेन्स दैट अ ह्यूमन टीयर इज इमोशनल एंड फ्लोज फ्रॉम आवर आइज. जो पोइट बताता है कि मनुष्य के जो आंसू होते हैं वे भावना से भरे होते हैं और आंखों से बहते हैं. वाइल क्लाउड्स टीयर फॉल्स स्ट्रेट फ्रॉम द स्काई एज रेन. जबकि बादलों के जो आंसू हैं वह सीधे आसमान से गिरते हैं एज रेन, बारिश के रूप में. नंबर 3, गिव एनी वन रीज़न वाई द पोइट फील्स दैट द नेम रेन इज़ टू सिंपल. और कोई एक उदाहरण दीजिए क्यों पोइट कहता है कि रेन शब्द बहुत ज़्यादा साधारण शब्द है.
नाउ आ जाइए नंबर 3, द पोएट फील्स दैट द वर्ड रेन इज टू सिंपल टू डिस्क्राइब मीनिंगफुल एज द क्लाउड स्टीयर्स। पोएट कहता है, महसूस करता है कि जो शब्द रेन है वह इतना ज़्यादा साधारण है कि जो बादलों के आंसू हैं जो कि अर्थपूर्ण हैं उनके अर्थों को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। द रेन इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। जो रेन है, बारिश जो है, वह एक सुंदर कहानी का अंग है। इट लुक्स मोर पोइटिक, लेकिन ये और ज़्यादा कवितामय लगती है, इसीलिए पोइट ने साधारण शब्द रेन को लिया है। नाउ नेक्स्ट आइए, हाउ डज द वाई इज़ द टाइटल क्लाउड प्ले सुइटेबल फॉर द पोम। ये जो टाइटल है, शीर्षक है कविता का, क्लाउड प्ले, ये कविता के लिए बिल्कुल उपयुक्त क्यों है। द टाइटल क्लाउड्स प्ले, क्लाउड्स नहीं आना चाहिए बेटा, यहाँ गलती से ये आ गया, ये नहीं आना चाहिए। क्लाउड प्ले इज सुटेबल फॉर द पोम। जो टाइटल है क्लाउड प्ले सुटेबल है, बिल्कुल उपयुक्त है पोम के लिए, बिकॉज द पोम डिस्क्राइब्स द क्लाउड्स एज प्लेफुल बीइंग, क्योंकि पोम डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है बादलों को, जिस तरह से मनुष्य खेलता है उसी तरह से बादल भी खेलते हैं। दे फॉर्म शेप्स, वह आकार बनाते हैं। दे डांस एंड लाफ, वह हंसते हैं और नाचते हैं और वह हंसते हैं। द क्लाउड्स लुक लाइवली जस्ट लाइक चिल्ड्रन प्लेइंग, और बादल बिल्कुल संजीदा लगते हैं, जीवित लगते हैं, बिल्कुल जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आइए, हाउ डज द एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द पोम अफेक्ट इट्स अब इम्पैक्ट। जो पोम के एंड में एक हैरानी भरा चिन्ह दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है सरप्राइज से भरा हुआ चिन्ह दिया हुआ है। मैं बता दूं आपको किस टाइप का होता है, ये देखिए जस्ट अ मिनट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो दिया हुआ है वो पोम को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए आइए, नंबर 5, द एक्सक्लेमेशन मार्क शोज अ सेंस ऑफ फाइनलिटी। एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाता है कि अब अंतिम समय आ गया है। इट शोज द जेंटल एंडिंग ऑफ द क्लाउड्स प्लेफुल टाइम, और ये बड़े प्यार से दिखाता है कि बादलों के खेल का समय समाप्त हो चुका है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज दैट द डांस इज ओवर, ये भी दिखाता है कि बादलों का नृत्य अब समाप्त हो चुका है। एंड इट्स टाइम टू टेक रेस्ट, और अब आराम करने का समय हो चुका है। येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और चाहे अच्छा कमेंट कीजिए चाहे बुरा कीजिए, कोई बात नहीं है। कोई कहता है कि मैडम आपकी पढ़ाने का तरीका बहुत नाइस है, कोई कहता है आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो अगर आवाज़ अच्छी नहीं है तो मैं बता दूं आपको, 27 ईयर्स मैंने स्कूल में पढ़ाया है और स्कूल को छोड़ने के बाद वीडियोस बनाने का काम लिया है, तो इसलिए आवाज़ के अंदर थोड़ा हार्शनेस, अनप्लेजेंटनेस आ सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको पढ़ाने के लिए मैं समझती हूँ कि मेरी आवाज़ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और थैंक्स अगेन, आई एम गिविंग यू थैंक्स एंड फॉर सपोर्ट एंड फॉर कोऑपरेशन, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।